नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज एक मर्तबा फिर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा को पाक प्रेम जागा है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो सरहदें लहूलुहान हैं और जो हिंसा जम्मू कश्मीर के भीतर हो रही है, उसमें अगर कंट्रोल करना है, उस पर अंकुश लगाना है, तो भारत को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करे। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ बातचीत करना जरूरी है। शहीद परिवार को सांत्वना देने पहुंची महबूबा मुफ्ती बार बार इस पर स्ट्रेस दे रही थी, जोर दे रही थी कि लास्ट में वक्त आ चुका है, अगर लगातार इसी तरह का रवैया रहा तो हिंसा बढ़ती जाएगी, हिंसा पर अंकुश नहीं लगेगा। आपको बताते चले कि महबूबा मुफ्ती उस पड़ोसी मुल्क से बातचीत करने की बात कर रही है जिसने पुलवामा दिया, जिसने पठानकोट दिया और जिसने उड़ी जैसे बड़े हादसों, बड़े आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। उनसे बातचीत करने की वकालत कर रही है। You got goes to hell. क्या बात है? मैडम, कल जिस तरह से ये हादसा पेश आया, आज आप ताज़ियत भी नहीं पहुँचे, तो क्या करेंगे? इस वाक़ये की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बेगुनाह यहाँ का दूसरा कुपवारा का लड़का, तीसरा एसपीओ, कुछ घंटों के अंदर इनको इस तरह से बेदर्दी से मार दिया गया। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि कब तक जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह कुर्बान होते रहेंगे, कब तक हमारे जो पुलिस के जवान, दूसरे जवान इस तरह कुर्बान होते रहेंगे। ये एक बड़ा मसला है और इस मसले का हल होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में जो खून खराब है उसको वो बंद हो जाए और यहाँ के लोग अमन चैन से रह सकें। अभी देखिए बेचारा जवान लड़का, छोटे छोटे दो बच्चे हैं इसका बाप भी बहुत पहले मारा गया जब ये बहुत 4 साल की उम्र में। तो क्या करेंगे ये लोग? तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के मामले से पूरी जो मरकज़ी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनको सोचना चाहिए, बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए ताकि यहाँ खून खराबा बंद हो और यहाँ के लोग जो रोज़ रोज़ कुर्बान होते हैं, हमारे जो कब्रिस्तान है भर गए हैं अब यहाँ के लोगों से, तो उनको बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। चाहे यहाँ बातचीत करनी हो, चाहे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो बार बार कहते हैं पाकिस्तान यहाँ वायलेंस करवाता है, तो कम से कम वायलेंस को बंद करने के लिए तो बातचीत शुरू हो सकती है ना। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन अभिजीत जसरोटिया से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि महबूबा मुफ्ती अक्सर बौखलाहट में इस तरह की स्टेटमेंट देती है। आइए देखते हैं। महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान के लिए प्रेम कभी भी कम नहीं होता है और आज देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि अभी भी वो चाहती हैं कि हम लोग पाकिस्तान जैसे देश के साथ बातचीत करें, जबकि आज मुझे लगता है एक पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव के नाते कम से कम वो जो हमारे एसपीओ शहीद हो गए, जिनको पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड यहाँ पर जो टेररिस्ट है उन्होंने मौत की घाट उतार दिया, कम से कम उनके घर पे जाकर दो भले मगरमच्छ वाले ही 2 आंसू बहा देती तो हम शायद समझते कि कुछ ना कुछ इनके लिए, इनके मन में कोई दया की भावना है। लेकिन जिस तरह अभी भी ये अड़ी हुई हैं, अपना पाकिस्तान के लिए जो प्रेम है उसका राग लाप रही हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन जैसी और इनके जैसे जितने भी लीडर जो वहां पर हैं, जो इस टाइप की बातें करते रहते हैं, लोगों को बरगलाते रहते हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे आज हिलाल लोन के खिलाफ की गई। कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन एडवोकेट रविंदर शर्मा का कहना है कि कहीं ना कहीं कोई हल तो निकालना चाहिए। उनका कहना है कि जब 56 इंच के सीने की बात की जाती थी तब 5100 मर्तबा सीजफायर का वायलेशन हुआ है, क्या उस पर निगाह रखने की जरूरत नहीं है? उनका कि हम सरकार के साथ है, सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे हिंसा खत्म हो सके। देखिए, पाकिस्तान ने 5200 बार करीब जो है इस साल में फायर किया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है और 2014 से लगातार जो है पाकिस्तान जो है उसकी सीज फायर वायलेशन बढ़ रही है। 2014 से पहले यहाँ 100, 150, 200, 365 दिन में फायरिंग होती थी। आज लगातार आप देखिए, पिछले साल 3298 बार उन्होंने फायर किया, इस साल 5100 से ज़्यादा बार उन्होंने फायर किया।
कितने जवान हमारे शहीद हुए, कितने सिविलियन हमारे शहीद हुए, कितने लोग सरहदों पे जख्मी हो रहे हैं। लगातार भाजपा सरकार के दौरान पाकिस्तान की ये हरकतें जो है बढ़ती जा रही हैं। आतंकवादी संगठन जो है वो वहाँ एक्टिव है और 250 से 300 आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान पीओके में तैयार बैठे बताए जाते हैं। इसी तरह से मोदी जी तो लाहौर भी गए थे, लेकिन बिन बुलाए बिन बताए गए। लेकिन पाकिस्तान दोस्ती भी नहीं करता, पाकिस्तान से अमन भी नहीं चाहता। पाकिस्तान की बंदूक को हम खामोश भी नहीं कर पा रहे। हमारे जवान हमारे लोग जो है वो छलनी होते जाएंगे। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? इसलिए फैसला सरकार ने करना है। हम मौजूदा सरकार और सेना के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, पाकिस्तान की बंदूक को खामोश किया जाए। पाकिस्तान अगर इस कदम की हिमाकत करता रहेगा, कहाँ वो मजबूत सरकार, कहाँ वो 56 इंच का सीना। इसलिए महबूबा मुफ्ती ने जो कहा है, मैं ये नहीं कहता कि उनकी बात को सुना जाए या उस बात पे अमल हो। पाकिस्तान को या तो सबक सिखाइए या इतना दबाव बनाइए कि पाकिस्तान की बंदूक जो है वो खामोश हो, नहीं तो पाकिस्तान को किसी न तरीके से एंगेज किया जाए ताकि आम लोग, सिविलियन, जवान हमारे जो है वो हर रोज़ जो है वो जख्मी और शहीद ना हो। और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप कहते थे हम मजबूत सरकार, और मनमोहन सिंह जी के सरकार के दौरान अगर आप देखेंगे आंकड़े बताते हैं कि कौन सी सरकार मजबूत थी। आज जो सरकार दावे करती थी वो खामोश क्यों बैठी है? इसलिए चाहे आप रोज दावा करते हैं कि हम बिफिटिंग रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है उसमें ना कोई हल, कोई नीति तो बनानी पड़ेगी मौजूदा सरकार को। और यही बात हम कहते हैं कि हम तो सरकार के और सेना के साथ हमेशा खड़े हैं। आप जो भी फैसला लेते हैं, लेकिन फैसला ज़रूर लीजिए, उसकी बंदूक को खामोश करवाना चाहिए। दर्शकों, विक्रम मल्होत्रा की बात करें जो अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनका कहना है कि पहले विकास की तरफ निगाह करने की जरूरत है। उन्होंने कहा अमन बहाली हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। हमारी प्राथमिकता जो है, प्रायोरिटी जो है वो डेवलपमेंट है। महबूबा मुफ्ती जी के बयान का सवाल है जो उन्होंने कहा है, वो जो शहीद हुए हैं पुलिस वाले उनके घर गई थी और उसके बाद बयान दिया कि बातचीत करना चाहिए। बातचीत के दरवाजे मुझे लगता है डेमोक्रेसी में हमेशा खुले रखने चाहिए, पर बातचीत किससे करनी है उनको स्पेसिफाई करना चाहिए। आज ज़मीन पे जो जम्मू कश्मीर में स्थिति है, वहाँ चुने हुए पंच सरपंच हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, अभी डीडीसी के चुनाव हुए हैं, डीडीसी के चेयरमैन जीत के आए हैं। वो लोग हैं जो लोगों के नुमाइंदे हैं। किन लोगों से वो बात करना की बात कर रही हैं विद इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, मुझे लगता है पाकिस्तान निरंतर जो है उग्रवाद का समर्थन करता रहा है, उसको पनपाता रहा है। एलओसी पे फायरिंग की जा रही है लगातार, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और इंटरनेशनली उन्होंने जो स्टैंड इंडिया के खिलाफ लिया है, मुझे लगता है वहाँ बहुत कम उम्मीद है किसी भी बातचीत की। और मुझे लगता है कि महबूबा जी हमेशा जब भी ऑपोजिशन में रही, 3 साल वो सरकार में रही, मुझे लगता है उनके पास तब समय था जब वो इस कोशिश को कर सकती थी, बात कर सकती थी, जिससे चाहे कर सकती थी। पर ऑपोजिशन में आके ही इनको हमेशा याद आता है बातचीत करने का, पाकिस्तान की भी याद आ जाती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज हालात जो हैं वो सामान्य हुए हैं। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत समय बाद जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है और जिसका नतीजे से हमारी ये डीडीसी चुन के आई हैं। मुझे लगता है हमको डेवलपमेंट की तरफ, हाँ सिक्योरिटी का कंसर्न ज़रूर है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी उसमें बिल्कुल मुस्तैदी से काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। और जो ज़्यादा फोकस जो है मुझे लगता है वो डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाके ये जो इलेक्टेड डीडीसी के लोग हैं इनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। और उसी तरीके से मुझे लगता है कि जो हमारे भटके हुए नौजवान हैं वो तरक्की और तामीर के काम पे सही राह पे आ सकेंगे। दर्शकों, अब जम्मू एयरपोर्ट 10 मार्च को बंद नहीं होगा। ये आदेश रक्षा मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निकाला था कि ये करीब लंबे समय तक ये बंद रहेगा और इसका जो रनवे है उसका विस्तार करना है। विस्तारीकरण का काम पहले से चल रहा है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन यूटी जम्मू कश्मीर ने की थी और उनका कहना था इससे कामकाज नहीं होगा। अब अथॉरिटी ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी और वायुसेना ने यह फैसला लिया है कि 41 दिन का सिर्फ 7 घंटे ही एयरपोर्ट का परिचालन हो पाएगा। बाकी यानी सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक परिचालन हो पाएगा। बाकी समय में मरम्मत का काम और जो रनवे को एक्सपैंड करना है उस पर किया जाएगा।
दर्शकों, सिद्धड़ा के पास बने जितने भी रेस्टोरेंट और ढाबे हैं उनको बंद करवा दिया गया है। हालांकि आज आधिकारिक तौर पर किसी तरह का कोई आदेश तो जारी नहीं किया गया, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा और उन्होंने बंद करवा दिया। हालांकि सख्ते में वो लोग हैं जो वहां पर काम करते हैं, जहां मालिक हैं, वहां पर जो मालिक और काम करने वाले लोग हैं वो फिलहाल सख्ते में कोई ऐसा आदेश उनको नहीं मिला, उसके बावजूद भी रेस्टोरेंट और ढाबे जो हैं बंद करवा दिए गए। कट गया सुबह अचानक हम घर से उठ के यहाँ पे दुकान खोलने के लिए आते हैं। आगे चौकी अफसर सिद्धड़ा और तहसीलदार साहब यहाँ पे मौजूद थे, तो बोलते हैं जी आप शॉप्स बंद करो। मैं बोला सर किस बात पे शॉप्स बंद करनी है, हमें भी कोई रास्ता बता दिया जाए। तो बोलते हैं कि रास्ता ये है कि आप लोगों को जो है जगह, आप सरकारी जगह पे बैठे हो, इलीगल बैठे हो, आप लोगों के पास अथॉरिटी कोई नहीं है बैठने की, आप लोग दुकानें बंद कर दो। सर हम लोगों को 1995 से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, प्लस हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पेयर हैं, हम लोग कोई 2 नंबर का काम करने वाले नहीं है, टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हम लोगों को आके परेशान करती है, सुबह सुबह आके दुकान बंद कर देती है। भाई दुकान बंद करवानी है तो उसके लिए एक लीगल कार्रवाई होती है, एक नोटिस होता है। लीगल नोटिस दिया ना? बिल्कुल मेरे को कोई नोटिस नहीं आया, कोई किसी किस्म की मेरे को किसी ने भी आके नहीं बोला। डायरेक्ट आते हैं, एक पर्ची के ऊपर हमारा नाम लिखते हैं, पर्ची के ऊपर नाम लिख के तो चले जाते हैं। इससे पहले आपको नोटिफिकेशन ना, हमें कभी नोटिस नहीं आया इन फ्यूचर। इवन के हमारा जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ केस भी चल रहा है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के आगे हमने अर्जी की हुई है कि हम लोगों को यहाँ पे दुकान बनाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि यहाँ पे खोखे हैं, खोखों में चोरी होती है, ये होता वो होता है। हमने कहा कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आपका जायज़ रेट है, हमसे जायज़ रेट ले लिया जाए, हम यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं। और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बिजनेस ही करती है, वो सस्ती जगह लेके महंगाई में बेचती है। कोई बंदा ठुकरा दे इस चीज़ को कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी बिजनेस नहीं करती है। अब सरकार से आप क्या मैसेज? सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि या तो हमें दुकान खोलने की अनुमति दी जाए, अगर तो दुकान खोलने की अनुमति नहीं देती है सरकार, तो हमारे पास सिवाय फांसी लगने के और कोई रास्ता नहीं है। हम यहाँ पे सुसाइड कर लेंगे। सुबह से लेके अभी तक मैंने बिना रोटी खाए, बिना पानी पिए, कभी डीसी ऑफिस भाग रहा हूँ, डीसी ऑफिस में जाता हूँ, डीसी साहब के जो एम्प्लॉई हैं वो बोलते हैं गेट आउट गेट आउट गेट आउट। वहाँ सर क्या हो गया? भाई कोरोना चल रही है, भाई कोरोना चल रही है यार, हम लोगों को डीसी से काम होगा तो क्या हम कोरोना की वजह से मर जाएंगे? हम वो काम नहीं करेंगे, वहाँ नहीं जाने दिया जाता। फिर हम लोग जेडी ऑफिस जाते हैं, वहाँ नहीं हमारी कोई सुनवाई होती। पीडब्ल्यूडी के ऑफिस जाते हैं, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इवन कि हमारी सुनवाई होती कौन सी जगह पे? भाई हमें वो रास्ता तो बताओ जहाँ हम लोगों को जाना है। हमारे पास एक बंदा आए, आके हमारी तहकीकात करे कि ये कोई नए तो नहीं है, कब से यहाँ बैठे हुए, कब से यहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं। हमारी 2 पीढ़ियाँ यहाँ पे इस दुकान पे ही गुजर चुकी हैं। कितनी दुकानें हैं यहाँ पे तकरीबन 12-15 दुकानें हैं, और सारे ओल्डेस्ट हैं, फ्रेश कोई भी नहीं है, सारे पुराने हैं, सबके सब पुराने हैं। जहाँ तो ना कोई नया कब्जा कर रहा है। अगर गवर्नमेंट का कब्जा कर रहा था तो हमें पिछले साल आके, उससे पिछले साल 1995 से बैठे हुए हैं। हम लोगों को 2000 में भी गवर्नमेंट उठा सकती थी, 2005। इधर ही रहने वाले लोग? हाँ, लोकल हो, रेजिडेंशियल थे। तो साथ में उनके साथ तहसीलदार है, उनके साथ टीम आई हुई थी। उन्होंने कहा कि आप 9-9:30 बजे की टीम आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप बंद कर दीजिए क्योंकि ऑर्डर आया हुआ है पिछले जितने भी हाईवे के रेस्टोरेंट है सबको बंद। तो मैंने कहा ठीक है मैम, अगर सबके लिए कानून है तो मेरे लिए भी यही कानून होगा एक जैसा, तो मैं बंद कर देता हूँ। बट मुझे ये तो बताइए कि रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज़ है, पार्किंग इशू है, कोई अगर उसका कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है हमें बताइए। उन्होंने कहा नहीं, वैसे ऊपर से ऑर्डर आया हुआ, आप बंद कर दीजिए, आज सभी बंद होंगे, आपका भी बंद होगा। तो मैंने कहा मैम ठीक है, तो बस ऐसा ही हुआ, तो वो चले गए। तो सुबह से बंद है। इन्होंने ये नहीं एक दिन पहले बताया जाए कि इन्फॉर्म किया जाए जो हमारा डेली का रूटीन का जो मटेरियल आता है वेज नॉन वेज, वो तो हमारा वेस्ट किया आज। और जो हमने पार्टीज पकड़ी थी किसी, आज हमारी शाम की 2-3 पार्टियाँ थी, बर्थडे पार्टी थी, मैरिज एनिवर्सरी पार्टी थी, वो भी वेस्ट की, वो भी हमें रिफ़ंड करना पड़ा। तो मैम इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमारे पास एक लीगल हम चल रहे हैं, उसके बाद करने के बाद अगर गवर्नमेंट ऐसा एक्शन लेती है तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट को यही कहेंगे जो यहाँ के हमने
मतलब कि एक बेरोज़गार यहाँ पे जो उनको जो नौकरी दी हुई है, जो लगाए हुए हैं, उनको मतलब कि उनके रोटी पे लात मार रहे और कुछ भी नहीं कर रहे। हमने एक चीज़ बनाया, कंसेप्ट बनाया कि आज की गवर्नमेंट ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे आई लव जम्मू किसी एनवायरनमेंट पार्क के बाहर लिखा जाए, एक सेल्फी पॉइंट बने। एक छोटा सा शहर चंबा है, वहाँ पे आई लव चंबा है, ठीक है। एक हिमाचल में है, चंडीगढ़ में, हर जगह लिखा हुआ है, अपनी अपनी सिटी को उन्होंने प्रमोट किया हुआ है। बट हमारी जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी गवर्नमेंट ने आज तक ये चीज़ें सोची थी, जो चीज़ मैंने ये चीज़ सोची वो चीज़ लेकर आया मैं। यहाँ पे फैमिलीज आती थी, हर चीज़ होती थी, उसके बावजूद भी अगर हमारे पूरी जितने भी यूनियन की हमारे रेस्टोरेंट सबको अगर ऑर्डर किया जाए कि बंद कर दो बेफसूल में, तो इस सारे के सारे कहाँ जाएंगी? ये सब कल कोई अपना कोई कुछ कर देता है, कोई सुसाइड करता है, कोई करता है, कौन जाएगा उसके ऊपर? यहाँ पे मेरे कम से कम 32 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। मेरे यहाँ पे खाली 32 करते हैं। जो मेरे यहाँ पे 4-5 रेस्टोरेंट्स हैं, सारे मिला के कम से कम 200-250 एम्प्लॉयज़ करते हैं। वो कहाँ पे जाएंगे? उनके घर में भी किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, वो कहाँ जाएंगे? मुझे बताएं ना। दर्शकों, कांग्रेस पर हमेशा ही ये आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। कांग्रेस के भीतर कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं आरोप लगते रहे। आज भी ऐसा ही आरोप लगा। कल सन्नी परिहार को NSUI का स्टेट प्रेसिडेंट यानी यूटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया, लेकिन आज उसके विरोध में जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, और ये भी कहा कि वो आने वाले दिनों में कांग्रेस को कोर्ट में भी घसीटेंगे। और मेरे साथ चंद्रकांत जी हैं और विजय जी हैं, सारे लोग हैं। बेसिकली क्या हुआ, NSUI में इंटरनल इलेक्शन होता है, तो 2018 अक्टूबर को मेंबरशिप स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2.5 साल होने के बावजूद भी इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया हाई कमांड ने। तो आज परसों इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को डायरेक्टली अपॉइंट किया गया है स्टेट प्रेसिडेंट, क्योंकि वो जो स्टेट प्रेसिडेंट नीरज कुंदन जी हैं, जो नेशनल प्रेसिडेंट है, उनका वो चाहता बंदा, अपना खास बंदा है, उसको उन्होंने डायरेक्टली अपॉइंट किया है। और इलेक्शन प्रोसेस जो हमने पैसा पे किया था, कम से कम 1,40,000 रुपये हमने पे किया है। उसके साथ ये हमने मेंबरशिप ये जो की हुई है, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी से हमने ये एक बच्चे को जोड़ा हुआ है, और एक फॉर्म की 100 रुपये फ़ीस है। 1400 बच्चा हमने जोड़ा हुआ था। और आज सारे लोग हम जो है रिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्शन के लिए आपने प्रोसेस स्टार्ट किया, फिर आप सिलेक्शन कैसे कर सकती हो? रात दिन एक करके आपके लिए मेहनत करके आपके लिए मेंबरशिप की, फॉर्म फिल किए, हमने इतने बच्चे जोड़े, और आज रिज़ल्ट आ रहा है कि किसी और को बना दिया स्टेट प्रेसिडेंट। ये कैसे हुआ? तो उन सब के जवाब देते देते उन्होंने एक निर्णय निकाला कि मैंने उनको बोला कि मैं तो रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो वो सारे जो 1400, उनके साथ 5 मेंबर मल्टीप्लाई कर दो तो वो 7-8 हज़ार बच्चे हैं। वो 7-8 हज़ार बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे को हमारे 100 रुपये वापस चाहिए, और हम पार्टी से ही इस्तीफ़ा दे रहे हैं, NSUI की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। और उनके रेजिग्नेशन अभी तक बहुत मेल्स हायर अथॉरिटीज़ को भेज दिए गए हैं, और कुछ मीडिया के थ्रू भी कर रहे हैं। तो जैसे भी उनका होप आ रहा है बच्चों का, वो वैसे कर रहे हैं और रिज़ाइन दे रहे हैं, क्योंकि इतना। और सबसे पहली बात है कि हमने कांग्रेस पार्टी को कल ही लीगल नोटिस भेजा है कि जो एक आम बच्चा है, गरीब बच्चा है, जिसके माँ बाप बड़ा हार्ड बनी है उनके पास, उनसे वो जो 100 रुपया लिया है वो उनको वापस दे दें, क्योंकि उन बच्चों के बीच में हम झूठे हो चुके हैं कि इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो वो सारा पैसा हमने खा लिया। तो इसलिए मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि वो पैसा हमने नहीं खाया है, वो पैसा पार्टी ने लिया है, और वो पार्टी से हमें वापस लेना है। उसके लिए हम आज सारे बच्चे रिज़ाइन कर रहे हैं, जितनों की मेंबरशिप है, और जो ये हैं अपनी अपनी पोस्ट पे हैं, बहुत सारे स्टेट बॉडी के हैं, वो सारे आज रिज़ाइन कर रहे हैं। दर्शकों, एक तरफ सन्नी परिहार का विरोध हो रहा था, और दूसरी ओर सन्नी परिहार महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और उनका ये कहना था कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने के बावजूद भी सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। आइए देखते हैं। गरीबों पे अत्याचार कम करो, कम करो, कम करो। मोदी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी साहब होश में आओ। कि जब ये सेंचुरी पार कर चुके हैं पेट्रोल के दाम, डीजल और पेट्रोल में कोई अंतर नहीं है, कीमतें लगभग सेम हो चुकी हैं।
जबकि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में आज जो है दाम कटौती हुई है। जबकि भारत सरकार का काम है कि पेट्रोल की मैक्सिमम सब्सिडी देके यहाँ के गरीब, यहाँ के इंडस्ट्रीज, यहाँ के स्टूडेंट्स को ये रिलीफ दिया जाए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करके, ताकि व्यापारी अपना बिजनेस कर सके, ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियां चला सके और ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियां चला के अपने बच्चों को जो है एक अच्छी एजुकेशन दे सके। ट्रांसपोर्टर जो है और जो तमाम बिजनेस वाले लोग हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी हैं या मिडिल क्लास व्यापारी हैं, जब उनके खर्चे पूरे नहीं होंगे तो वो अपने बच्चों की जो है तालीम कैसे करवाएंगे, वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे दिलाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय का चर्चा बन चुका है पूरे भारत देश में। NSY जो है आज कल हमने पहला दिन रिज्यूम किया था ऑफिस और पहले ही दिन आज हमने जो है मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द जो है अपनी ये दुगली नीतियों से जो है बाज आ जाए और लोगों के साथ जो है गरीब लोगों के साथ, मिडिल क्लास लोगों के साथ जो है जाति करना बंद कर दे। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे PHE डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल्स, नीड बेस्ड वर्कर्स की। आपको बताते चले कि वो लंबे समय से उनको वेतन नहीं मिल रहा है और लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि उनको रेगुलराइज किया जाए। आज उनका ये कहना था कि 22 फरवरी को वो एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल करेंगे। उनका ये तर्क है कि पहले PHE विभाग का नाम बदल कर जल शक्ति विभाग कर दिया गया और अब PHE के काफी सारे पोर्शन को नगर निगमों और इकाइयों को दिया जाएगा। ऐसे में वो तनख्वाह कहां से लेंगे, वेतन उनको कहां से मिलेगा? सर जिन्ने भी बदलाव होए ये टोटल नां दे बदलाव होए। पहले PHE हा, फिर उसके बाद जल शक्ति, हूँ म्यूनसिपल कारपोरेशन। मतलब बदलाव चाहिए हा। जेडे 25 साल के डिपार्टमेंट सेवा दे लोग, इनकी जिंदगी बदलाव चाहिए हा, इनके बच्चों की जिंदगी बदलाव चाहिए हा। साढ़े बच्चे की शिक्षा चाहिए तो सानू टाइम की रोटी तो कपड़ा चाहिए हा। अफसोस गौरमेंट अपनी नलायकी तो छुपाने ताई ना चेंज करी सानू गुमराह करे दी, ना कि साढ़े जेडे हक हकूक बनते हैं वो दिया दी है। सानू अफसोस है टाइम टू टाइम गौरमेंटा चेंज हुई और साडा उपर अत्याचार किए तो साडा शोषण किया तो सानू कोई भी रिलीफ नहीं दिता। हूँ आने वाले दिनों इन्हें म्यूनसिपल कारपोरेशन नाम दिता सानू, मगर जी साड़ी 60 महीने की पेंडिंग भेजी थी प्लस रेगुलेशन पॉलिसी वो सानू अजे थोड़ी नहीं मिली। दर्शकों, उनका ये आरोप है कि कहीं ना कहीं लगातार संघर्ष करने के बावजूद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। 61,000 से ज़्यादा डेली वेजेस है अलग-अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो उनको नियमित रूप से सैलरी मिल पाती है और ना ही उनकी कोई सुनवाई हो रही है। लेकिन डिपार्टमेंट का जो डेली वेजर था, जो कि आज 20-25 साल से जो दर बदर होता आ रहा है, जो 60,000 कैजुअल जो डेली वेजर लगाए गए हैं ऑल डिपार्टमेंट में, इन गवर्नमेंटों ने उनका बहुत शोषण किया। हमें बड़ी उम्मीद थी कि यूटी बनने के बाद शायद चलो हम ये रेगुलाइजेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन कम से कम इनको मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, जो बाकी अदर यूटीज़ में जो 600 रुपये दिहाड़ी है, जो 600 कुछ रुपये दिहाड़ी है, वो इनको मिलेगी तो इनका जो परिवार है उसका पालन पोषण अच्छा होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। लेकिन अभी तक वो करने की बजाय इन गवर्नमेंटों ने हमें जो है ये एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हमें ये शिफ्ट करना जा रही है। हमें उसका भी दुख नहीं है, हमें शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन कम से कम जो मेन हमारी डिमांडें थी वो तो आपने हल नहीं की। अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आप देखो वहाँ पे एनजीओ मैक्सिमम चला रहे हैं, वहाँ पे ठेकेदारी सिस्टम है, वहाँ पे अभी भी उनके वो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, करप्शन के मुद्दे हैं। ये बहुत बड़ा म्यूनसिपल एक डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उनसे वो वाला डिपार्टमेंट नहीं संभाला जा रहा है। PHE का एक इतना बड़ा जो यहाँ पे कैजुअल लेबर को लेके ये उसमें अमर्ज कर रहे हैं, क्या वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हमारा जो पेंडिंग वेजेस है क्या हमें वो दिलवाएगी, क्या हमारी रेगुलेशन पॉलिसी करेगी? आने वाले दिनों में मैं कहता हूँ कि वहाँ पे भी जो है, वहाँ पे भी जो मसला ख़राब होगा, हल नहीं होने जा रहा है। हम कहते हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भेजने से पहले आप हमारा जो मेन मसला है, जो पेंडिंग वेजेस और रेगुलेशन पॉलिसी, उसको क्लियर करें। दर्शकों, उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर उनका वेतन जारी नहीं किया जाता है, उनको रेगुलराइज नहीं किया जाता है, तो वो संघर्ष करेंगे।
और हम जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर जो एलजी साहब हैं हमारे, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। उन्होंने आश्वस्त किया कि आपकी डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके जो है रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और 22 दिसंबर को जो है कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हुआ था, आज फरवरी ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक रेगुलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर कोई भी जो कार्रवाई वो शुरू नहीं हुई है। उस दिन हमें 11 नवंबर को हमारे साथ एलजी साहब ने, जब हमने उनके सामने बात रखी कि हमें हर मंथली वेजेस नहीं मिलती है, तो एलजी साहब ने कहा कि अब वेजेस आपकी नहीं रुकेगी। मैं आपको बताऊं कि अभी अक्टूबर से लेके अभी तक कोई आगे वेजेस का प्रोविज़न नहीं है। अक्टूबर की वेजेस जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिलीज़ की हुई है वो भी आज तक वर्कर को नहीं मिली। इतना घटिया डिपार्टमेंट पीएचई है। और आज इसको नाम चेंज कर दिया जल शक्ति। जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार ने चला दिया, स्कीम बना दी, हर घर जल, नल से जल। नल से जल कहाँ से आएगा जब डेली वेजरों को आप सैलरी नहीं दे सकते? अरबों रुपए का जल जीवन मिशन आपने तैयार कर दिया। जब आपके पास डेली वेजर को देने के लिए पर मंथ वेजेस तक नहीं है तो आप ये कहाँ से प्रोजेक्ट चलाओगे? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की तरीका है। अब आपने देखा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दे दिया, 74th अमेंडमेंट कर दिया, पीएचई डिपार्टमेंट जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैंडल करेगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या हैंडल करेगा? आपने देखा पिछले दिनों कुछ प्राइमरी स्कूल जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले किए गए थे, लेकिन 4 महीने से आज तक उनको सैलरी नहीं मिली। प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेडियम में एक रैली में कहा था कि 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर का सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है वो है कैई लेबर, 70,000 कैई लेबर। और उसको हमारी सरकार आते ही हम पहले कैबिनेट मीटिंग में उसका मसला हल करेंगे। लेकिन आज 7 साल हो गए, उनकी तरफ से डायरेक्शन आई है, लेकिन जो नीचे लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ रूलिंग सरकार रही, गवर्नर साहब रहे या चीफ मिनिस्टर रहे, वो इस मसले को उलझाते रहे। जब धारा 370 टूटी तो ये यूटी बनी और उसके बाद एक सरकार का फैसला आया कि परमानेंट मुलाजिम को बेनिफिट मिले और जो हमारा कैई लेबर था उसको भी एक उम्मीद जागी कि हमारा ये मसला हल होगा। लेकिन तब से लेके कभी डिपार्टमेंट का नाम पीएचई से जल शक्ति, आज जल शक्ति से म्यूनसिपैलिटी के हवाले कर रहे हैं। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।